हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं डिस्कस करूंगा कंप्यूटर अनुदेशक प्रैक्टिस पेपर थर्ड। दो पेपर मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, आप उनको देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये इस सीरीज़ का थर्ड पेपर है, प्रैक्टिस सीरीज़ का। और इसमें मैंने टोटल 100 क्वेश्चंस रखे हैं, टोटल 100 मार्क्स के हैं, जैसा कि आपका पेपर आने वाला है, पेपर सेकंड। स्टार्ट करते हुए द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज, मैंने इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको डिज़ाइन किया पेपर को, तो आपको जिसमें भी कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे हिंदी बोलने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर की एक श्रृंखला है जिसे पुणे भारत में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग सीडेक के द्वारा बनाया गया है और असेंबल किया गया है। तो उस कंप्यूटर श्रृंखला का नाम क्या बेसिकली पूछा गया है। तो देखिए इसका नाम है आपका परम, ठीक है। तो फर्स्ट में आ जाएगा ए ऑप्शन। और पहला आपका सुपर कंप्यूटर कौन था, इसको भी याद रखिएगा आप। तो पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, ठीक है। परम 8000 वॉज द फर्स्ट सुपर कंप्यूटर ऑफ इंडिया, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन सेकंड, विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड कीवर्ड यूज्ड इन सी लैंग्वेज। सी भाषा में निम्नलिखित में से क्या एक वैध कीवर्ड नहीं है। तो सी भाषा में कितने कीवर्ड होते हैं, टोटल 32 होते हैं, ठीक है। अब 32 में से कौन सा वैध नहीं है बताना है आपको। तो देखो वाइल होता है, टाइप डेफ भी सही है, इंट भी सही है, तो मतलब ब्रेकेट कुछ नहीं होता, तो ये सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर आ जाएगा। तो सेकंड में सी ऑप्शन। थर्ड क्वेश्चन, जावास्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप नहीं है। तो देखो जो भी प्रोग्रामिंग, फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग, उसमें काफ़ी सारी लैंग्वेजेस आपको दे रखी है। जावास्क्रिप्ट हो गई, जावा हो गई, सी प्लस प्लस, सी शार्प हो गई। तो इसमें आपको बेसिक सब पता होना चाहिए कि इसमें आपके डेटा टाइप्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो बेसिक सिंटैक्स, बेसिक डेटा टाइप्स आपको याद होने चाहिए। डायरेक्ट आपको बेसिक क्वेश्चन पूछेगा, कोई बहुत डीप में, बहुत हार्ड में नहीं पूछेगा। डीप में पूछेगा तो फिर वो किसी से भी नहीं होने वाला, क्योंकि लैंग्वेजेस बहुत ज़्यादा, आप समझ सकते हैं कि एक लैंग्वेज सीखने के लिए आपको काफ़ी समय लगता है। तो काफ़ी अगर कोई डिटेल वाला क्वेश्चन पूछेगा तो वो तो कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको ये सारे डेटा टाइप्स वगैरह तो पढ़ के ही जाने हैं, क्योंकि इनसे डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों स्ट्रिंग। देखो फ्लोट, रियल और वर्ड कुछ नहीं होते, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होती, स्ट्रिंग होती है। और जावास्क्रिप्ट में बेसिकली 8 आपके डेटा टाइप्स होते हैं, बेसिक डेटा टाइप्स जिनको बोलते हैं, ठीक है। तो देखो, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जावास्क्रिप्ट डेटा टाइप्स। तो कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग होता है, नंबर, बिग इंट, बूलियन, अनडिफाइंड, नल, सिंबल एंड ऑब्जेक्ट। ये आपके 8 बेसिक डेटा टाइप्स ऑफ जावास्क्रिप्ट है। तो ये आपको याद होने चाहिए, कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो इसमें से हो सकता है स्ट्रिंग की जगह मान लो सिंबल डाल दे, तो आपको जब तक ये याद नहीं होंगे तब आप ऐसे सवाल कर नहीं पाओगे। तो आपको ये तो रटना ही पड़ेगा। जैसे सी में 32 कीवर्ड है, ये 32 के 32 आपको रटे होने चाहिए। ये डेटा टाइप से जावा के, ये आपको पता होना चाहिए। जावा स्क्रिप्ट के एक जावा में आते हैं प्रिमिटिव्स, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, तो वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये सब बेसिक चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ऊप्स के कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन काफ़ी सारे बनते हैं ऊप्स से। तो ये कुछ जो प्रोग्रामिंग के पार्ट है, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको पता होने चाहिए, जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सही होने के चांसेस रहे। क्वेश्चन नंबर 4, ईथरनेट के एक डेटा फ्रेम में गंतव्य पते का आकार कितना होता है। मतलब डेस्टिनेशन एड्रेस डेटा फ्रेम ऑफ ईथरनेट वो कितना होता है, साइज कितना होता है उसका बेसिकली। तो इसमें जो आपका साइज होता है वो होता है 6 बाइट्स होता है दोस्तों। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः सबसे तेज होता है। तो दोस्तों लैन सबसे तेज होता है, आपको हमेशा याद रखिएगा। जो लैन होता है, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं इसको, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और इसको वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। लैन जो होता है वो सबसे तेज होता है, क्योंकि ये एक आपके जैसे बिल्डिंग है, ठीक है। आप किसी ऑफिस में बैठे हैं, वहाँ पे सारे कंप्यूटर्स किसी लैन के थ्रू जुड़े होंगे, तो वहाँ पे जो स्पीड होगी नेटवर्क की वो सबसे तेज होगी। तो यहाँ पे फिफ्थ में आप क्या आ जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो देखो सफारी है, ओपेरा भी है, क्रोम भी है, बिंग नहीं है दोस्तों। बिंग एक वेब ब्राउज़र नहीं है। तो बिंग क्या है, बिंग आपका एक सर्च इंजन है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर आ जाएगा। बिंग एक सर्च इंजन है जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। पहले इसका नाम याद रखना, पूछा जा सकता है बिंग का पहले नाम क्या था। तो बिंग को पहले बोलते थे लाइव सर्च। लाइव सर्च ये बिंग का पहले, मतलब ओल्डर नेम था, ठीक है। ओल्डर नेम था बिंग का, बिंग्स ओल्डर नेम था लाइव सर्च। तो याद रखिएगा, लाइव सर्च बिंग का पुराना नाम था, माइक्रोसॉफ्ट ने इसको बनाया है। और इसका उपयोग क्या किया जाता है, मतलब वही बेसिकली जो आपका जो एक सर्च इंजन काम में आता है वो यही आता है, गूगल जैसे है।
सेम गूगल की तरह काम करता है। गूगल क्या है? सर्च इंजन है। बिंग भी एक सर्च इंजन है, तो गूगल जो है वो उसी कैटेगरी में बिंग आता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पोर्ट एड्रेस इन टीसीपी आईपी इज, मतलब टीसीपी आईपी में पोर्ट एड्रेस कितने बिट्स का होता है, बेसिकली आपको ये बताना है। तो देखो पोर्ट एड्रेस आपके 16 बिट्स का होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब इसमें डिटेल, मैंने इसमें थोड़ा डिटेल लिखा है, तो ये आप पढ़ लो। अ पोर्ट नंबर इज अ यूनिक आइडेंटिफायर यूज्ड विद एन आईपी एड्रेस। ठीक है, एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जिसका हम आईपी एड्रेस के साथ यूज करते हैं। अ पोर्ट इज अ 16 बिट अनसाइंड इंटीजर एंड द टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स अवेलेबल इन टीसीपी आईपी मॉडल इज 65,535 पोर्ट्स। याद रखिएगा, पूछा गया सवाल है कि टीसीपी आईपी में कितने टोटल पोर्ट्स होते हैं, तो कितने होते हैं दोस्तों? होते हैं 65,535। ठीक है, 65,535 टोटल पोर्ट्स होते हैं टीसीपी आईपी में। सवाल पूछा जा चुका है, बार बार रिपीट होता है सवाल, इसलिए मैंने इन नोट्स को बनाया, अच्छे से बनाया, ताकि आप मैक्सिमम सवाल सॉल्व करने की कैपेसिटी में आ सको। तो यहाँ पे आपको टीसीपी आईपी में टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स याद रखने हैं। इसके अलावा रेंज कहाँ से स्टार्ट होती है, रेंज भी आपको पता होनी चाहिए। पोर्ट्स की रेंज स्टार्ट होती है 0 से 65,535। आगे क्या बोल रहा है? इन द केस ऑफ टीसीपी द जीरो पोर्ट नंबर इज रिजर्व्ड एंड कैन नॉट बी यूज्ड। ये भी सवाल बन सकता है कि बताओ कौन सा पोर्ट नंबर जो है टीसीपी आईपी का रिजर्व होता है। तो जो जीरो पोर्ट नंबर होता है दोस्तों वो रिजर्व होता है और उसको हम यूज नहीं कर सकते। वेयर एज इन यूडीपी, ठीक है, यूडीपी में क्या होता है? द जीरो पोर्ट इज नॉट अवेलेबल। जीरो पोर्ट अवेलेबल ही नहीं होता यूडीपी में। और एक और सवाल आता है, IANA क्या है? सीधा सीधा सवाल पूछता है दोस्तों, IANA, इसकी फुल फॉर्म बताओ। व्हाट इज IANA? ये सवाल आ चुका है, कहीं एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। तो इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी। याद रखना, इंटरनेट असाइंड नंबर्स अथॉरिटी इज अ स्टैंडर्ड बॉडी दैट असाइन पोर्ट नंबर्स। और यही बॉडी है जो पोर्ट नंबर आपके असाइन करती है। तो देखो, इस एक सवाल से मैंने आपके 6-7 सवाल करा दिए, ये सारे आपको याद रटे होने चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको IANA के बारे में पूछ सकता है, आपको TCP IP नंबर ऑफ पोर्ट्स पूछ सकता है, रेंज पूछ सकता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कौन सा रिजर्व होता है, कौन सा अनरिजर्व, ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। तो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, MS वर्ड में सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को पूर्णतः बड़े अक्षरों में परिवर्तित करने के लिए आप चेंज केस बटन को क्लिक करेंगे और फिर किस पे क्लिक करेंगे? तो आप अपर केस पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, अपर केस पे जैसे क्लिक करोगे तो सारे जो है बड़े अक्षरों में परिवर्तित हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट MS एक्सेल में एक रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? तो मैंने कई बार बता दिया, इसको क्या बोलते हैं? एक सेल बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, संक्षिप्त कुंजी एन का उपयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान क्यों किया जाता है? तो देखो, इसका उपयोग इसलिए करते हैं हम ताकि जो है अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में हम पहुंच सके। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मूव्स टू नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट एनिमेशन। इसके लिए हम एन का यूज़ करते हैं, शॉर्टकट की एन का यूज़ करते हैं। तो इसमें बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसका आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन भी। संक्षिप्त कुंजी एन का प्रयोग MS पावर पॉइंट में स्लाइड शो के दौरान अगले स्लाइड अथवा एनिमेशन में जाने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, पाइथन में निम्नलिखित में से कौन सा डेटा प्रकार सपोर्ट नहीं करता? तो मैंने आपसे पहले बोला डेटा टाइप्स आपको हर एक लैंग्वेज की याद होनी चाहिए जो भी मेंशन कर रखी है। तो पाइथन में कौन सा एक डेटा टाइप सपोर्ट नहीं करती, बताइए इसमें। 11 जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, दो जगह स्लाइस, स्लाइस सपोर्ट नहीं करता, तो इसमें ये राइट आंसर होगा। नंबर्स, लिस्ट एंड स्ट्रिंग सपोर्ट करती है पाइथन में। तो यहाँ पे मैंने इसका डिस्क्रिप्शन भी डाला है। डेटा टाइप डेटा आइटम का वर्गीकरण है, ये हिंदी में डाला है। उस प्रकार यह उस प्रकार के वैल्यू का प्रतिनिधित्व करता है जो बताता है किसी विशेष डेटा पर कौन से ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो पाइथन में देखो कौन कौन से होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर्स होते हैं, स्ट्रिंग होती है, लिस्ट होती है, सेट, इंटीजर, फ्लोट, टपल। ठीक है, जबकि स्लाइस जो होता है, याद रखना दोस्तों, स्लाइस क्या है? ये एक फंक्शन है, इट इज़ अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन। तो इसको याद रखिएगा, स्लाइस एक फंक्शन होता है पाइथन में। और ये जो सारे आपके हैं नंबर, स्ट्रिंग, लिस्ट, सेट, इंटीजर, फ्लोट, टपल, ये आदि डेटा टाइप्स हैं, दीज आर डेटा टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फ्रेंड्स। की फील्ड की प्राथमिक विशेषता यह होनी चाहिए कि, तो की फील्ड की प्राथमिक विशेषता क्या होनी चाहिए? द प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए की फील्ड, तो भाई वो यूनिक होना चाहिए।
तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवैध वेरिएबल है? ये काफ़ी अच्छा सवाल है। देखो सी लैंग्वेज में कुछ ही तरह के सवाल बनाते हैं, अच्छे लेवल के बनाते हैं, जिसमें से एक आता है कि बताओ कि वेरिएबल इनवैलिड है या वैलिड है। तो ये आपको रूल्स पता होने चाहिए कि जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं, जैसे इंट के आगे अगर मुझे कोई वेरिएबल बनाना है, सी बनाना है, ठीक है, इंट सी लिख दिया मैंने, क्या मैं इंट 1 लिख सकता हूँ? ठीक है, क्या मैं इंट 2 लिख सकता हूँ या इंट टू लिख सकता हूँ? तो आपको पता होना चाहिए कौन सा सही है, कौन सा सही तरीका है, कौन सा नहीं है। तो आप देखोगे नंबर कभी भी आगे नहीं आता, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा ये। तो इसमें अवैध कौन सा है? ये वाला अवैध है, क्योंकि नंबर देखो ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, तो ये 1 कभी आगे नहीं आ सकता, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अंडरस्कोर सही है, आप बिल्कुल अंडरस्कोर भी दे सकते हो, ये बिल्कुल सही है। अंडरस्कोर के साथ आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कर सकते हो, देन नंबर्स का यूज़ कर सकते हो, और केवल आप अल्फ़ाबेट भी यूज़ कर सकते हो। तो इसमें डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही एक अवैध वेरिएबल है, ना इनवैलिड वेरिएबल है। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या बोल रहा है? दस CHR जो मेथड होता है उसके बारे में हमें बताना है। ये पाइथन का एक बिल्ट इन फंक्शन होता है, ठीक है, पाइथन का बिल्ट इन फंक्शन होता है CHR। ये क्या करता है इसके बारे में बताना है आपको। एक इंटीजर को कैरेक्टर में परिवर्तित करता है, एक कैरेक्टर को इंटीजर में परिवर्तित करता है, एक स्ट्रिंग की लंबाई रिटर्न करने के लिए काम में आता है, या एक ऑब्जेक्ट का स्ट्रिंग प्रतिनिधित्व यानी रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन स्ट्रिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट करता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 14 में, वो हो जाएगा ए। एक इंटीजर को कैरेक्टर में परिवर्तित करता है। ठीक है, ये फंक्शन है, ये क्या करता है? कन्वर्ट्स एन इंटीजर इनटू ए कैरेक्टर। तो मैंने इसके बारे में थोड़ा डिटेल भी लिख दिया है ताकि आपको पता रहे। क्वेश्चन एक और बन सकता है इसमें, देखो पाइथन में एक क्वेश्चन क्या बन सकता है, इसमें बन सकता है CHR तो मेथड होता ही है, एक होता है ORD मेथड। ORD क्या करता है? देखो CHR क्या करता है? कन्वर्टिंग एन इंटीजर टू कैरेक्टर। अगर मुझे इंट से कैरेक्टर में जाना है, ठीक है, इंट से कैर में जाना है, तो मैं CHR मेथड का यूज़ करूँगा, CHR का। लेकिन अगर मुझे रिवर्स करना है इसका, मतलब अगर मुझे कैरेक्टर से इंट में जाना है, ठीक है दोस्तों, कैरेक्टर से अगर मुझे इंट में जाना है, तो मैं ORD फंक्शन का यूज़ करूँगा। ठीक है, ORD फंक्शन का यूज़ करूँगा। इस चीज़ को याद रखिएगा, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया। हो सकता है सवाल ऐसा बन जाए कि बताओ कैरेक्टर टू इंटीजर अगर मुझे कन्वर्ट करना है पाइथन में, तो मैं किस मेथड का यूज़ करूँगा। इस तरीके से भी आ सकता है सवाल। तो ये कुछ बेसिक्स है, आपको इसी तरह बेसिक्स पढ़ना है, बहुत डीप नहीं पढ़ना। कुछ कुछ जो कॉमन आपके फंक्शंस होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं, सारी लैंग्वेजेस का आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी प्रिपरेशन अच्छे लेवल की हो सकती है। अब हम आते हैं, देखो मैंने इसमें इस पेपर में मैंने लगभग सारी लैंग्वेजेस को कवर किया है। जावास्क्रिप्ट भी कवर हो गई, आपकी जावास्क्रिप्ट हो गई, आपकी पाइथन हो गई। अभी देखो ASP.NET का सवाल आ रहा है आपका। तो देखो ASP में डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इन ASP। ठीक है, तो ये तो सवाल तो वैसे इजी है, लेकिन अगर आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा तो आप इसका जवाब नहीं दे पाओगे। इसमें सही आंसर हो जाएगा VB स्क्रिप्ट। ठीक है, VB स्क्रिप्ट होती है डिफ़ॉल्ट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज होती है ASP की। क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा स्टोरेज क्लास के लिए प्रयोग किया जाने वाला कीवर्ड है? ठीक है, तो सवाल इजी है। स्टोरेज क्लास के लिए 4 तरह के कीवर्ड होते हैं, ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से होते हैं। इसमें आपका राइट आंसर 16 में जो आपका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑटो। ठीक है, वैसे ऑटो के अलावा कौन कौन से होते हैं? रजिस्टर होता है, स्टैटिक होता है, एक्सटर्न होता है, ये सी के अंदर होते हैं। तो मैंने इसका पूरा देखो यहाँ पे बना रखा है, नोट बना रखा है। स्टोरेज क्लास डिफाइंस द स्कोप यानी विजिबिलिटी एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन विद इन अ सी प्रोग्राम। किसी भी सी प्रोग्राम के अंदर किसी भी फंक्शन का या वेरिएबल का कितना लाइफ टाइम है, कितना स्कोप है, ये सब स्टोरेज क्लास से डिफाइन होता है। दे प्रीसीड द टाइप दैट दे मॉडिफाई। वी हैव 4 डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस इन सी प्रोग्राम। इसमें डायरेक्ट सवाल बनता है, डायरेक्ट ऐसे देखो, डायरेक्ट कैसे बन सकता है। सबसे पहले आपको जैसे पूछ लिया स्टोरेज क्लास में कौन सा, मतलब यहाँ पे कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास वेरिएबल नेम है, तो ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक और एक्सटर्न, इन तीनों में से कोई दे देगा या तो, ठीक है आपको। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है, फिर इसके सिंटैक्स से रिलेटेड कुछ पूछ सकता है, पर बेसिकली आपको एक बेसिक सवाल ही पूछेंगे, इतना डीप में नहीं जाएंगे। तो आपको ये चारों रटे होने चाहिए, ठीक है, ऑटो, रजिस्टर, स्टैटिक, एक्सटर्न, ये चारों स्टोरेज क्लास होती है सी लैंग्वेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 17, तो 17 में क्या बोल रहा है? द फॉर्मेट आइडेंटिफायर परसेंटेज आई इज ऑल्सो यूज फॉर डेटा टाइप। ठीक है, परसेंटेज आई का उपयोग डेटा टाइप, डेटा प्रकार के प्रारूप पहचानकर्ता के लिए किया जाता है।
ठीक है, तो यहाँ पे डैश पूछ रहा है रिक्त स्थान में क्या आना चाहिए। तो किस डेटा प्रकार के प्रारूप के लिए किया जाता है, आप सभी को पता है परसेंटेज आई हम किसके लिए यूज़ करते हैं दोस्तों, तो हम इंट के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इंट के लिए हम परसेंटेज आई यूज करते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं, देखो किसके लिए क्या यूज़ करते हैं, इसमें इसमें मैंने पूरी लिस्ट बना रखी है, तो मैं आपको समझा देता हूँ। फॉर्मेट स्पेसिफायर होते हैं, कौन सा हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है ये डिपेंड करता है टाइप पे। ठीक है, सपोज कैरेक्टर टाइप हमारे पास है तो हमें परसेंटेज सी फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करना है। साइंड इंटीजर है तो परसेंटेज डी करना है। साइंटिफिक नोटेशन ऑफ फ्लोट्स है तो परसेंटेज ई करना है। फ्लोट वैल्यूज है डायरेक्टली तो परसेंटेज एफ करना है। और इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट बताता हूँ, लॉन्ग के लिए आपको पता होना चाहिए परसेंटेज एल और परसेंटेज एल डी। ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक आपको पता होना चाहिए डबल के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, परसेंटेज एल एफ हो गया। फिर लॉन्ग डबल के लिए आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा एक आपको पॉइंटर्स का पता होना चाहिए, स्ट्रिंग का पता होना चाहिए, ये मेजर है। और अनसाइंड इंट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और हाँ परसेंटेज एन भी आपको पता होना चाहिए। और ये भी एक वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन बना सकते हैं इस तरह का, प्रिंट्स परसेंट कैरेक्टर। परसेंट का मतलब क्या होता है। वैसे तो ये पूरी लिस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जो जो मैंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो सारे मार्क कर दिए हैं। ठीक है, इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। एक ही आपको ये पता होना चाहिए अनसाइंड इंटीजर भी। तो ये जो है सबसे ज़्यादा कॉमन है, जो सबसे ज़्यादा काम आते हैं, तो ये आपको पता होने चाहिए। ओके, तो ये हो गए आपके फॉर्मेट स्पेसिफायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, 18वां प्रश्न क्या बोल रहा है, सी भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ठीक है, कौन सा कथन इनमें से सही है बताना है। पहला कथन क्या है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ूंगा इसको। अ पार्ट ऑफ द एरे कैन बी पास्ड टू द फंक्शन इंस्टेड ऑफ द होल एरे। ये बिल्कुल सही बात है, आप एक पार्ट भी पास कर सकते हो, पूरे एरे के बजाय एरे का एक हिस्सा फंक्शन में पास किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है स्टेटमेंट, न्यूमेरिक एरेज एरे एलिमेंट्स कैन नॉट बी असाइंड इनिशियल वैल्यू इफ द एरे इज डिफाइंड एज ए पॉइंटर वेरिएबल। ये भी बिल्कुल सही है, और इसका रीज़न ये होता है क्योंकि पॉइंटर कहाँ से स्टार्ट होता है, मैंने इसका डिटेल रीज़न दिया है आपको। देखो क्या होता है, इसमें दोनों कथन सही हैं, तो यहाँ पे आपका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखो इसमें मैंने पूरा डिटेल में समझा रखा है। सी लैंग्वेज में फंक्शन के अंदर आर्गुमेंट के रूप में पूरे एरे को पास करने की अनुमति नहीं होती। एरे के कुछ हिस्से को आर्गुमेंट के रूप में फंक्शन के अंदर पास किया जाता है, अतः उपयुक्त कथन मतलब पहला वाला सही है। दूसरा वाला बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, इसको समझिए आप। यदि एरे को एक पॉइंट वेरिएबल के रूप में परिभाषित किया गया हो तो संख्यात्मक एरे एलिमेंट को प्रारंभिक मान नहीं दिया सकता, क्योंकि एक पॉइंटर वेरिएबल अगले एलिमेंट का एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, जो पॉइंटर वेरिएबल होता है ना आपका, वो नेक्स्ट एरे का स्टोर करता है, और इसके अंदर नल पॉइंटर्स भी होते हैं, तो इनिशियल वैल्यू नल हो जाती है आपकी। बस ये इसका असली रीज़न है, इसलिए हम ये यूज़ नहीं करते। इनिशियल वैल्यू नल हो जाती है, और एरे के अंदर जो नेक्स्ट पार्ट होता है उसको रीड करता है ये, इसलिए यहाँ पे और यहाँ पे नल आ जाएगा फर्स्ट पे, इसलिए ये सेकंड वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अंकीय एरे तत्वों को प्रारंभिक मान निर्दिष्ट नहीं किया जा सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, 19वां प्रश्न क्या बोल रहा है। ओके, नेम को एक एट्रीब्यूट के रूप में स्ट्रक्चर किया जा सकता है जिसमें फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, इनिशियल और लास्ट नेम शामिल हो। इस प्रकार के एट्रीब्यूट को क्या कहा जाता है। तो देखो सिंपल तो बिल्कुल नहीं बोल सकते, तो इसमें आप एलिमिनेट करो, सिंपल नहीं हो सकता, डिराइव्ड भी नहीं होता ये। अब दो जगह फंसोगे आप इसमें, या तो कंपोजिट होगा या मल्टी वैल्यूड होगा। तो देखो कंपोजिट और मल्टी वैल्यूड क्या होता है, मैंने इसका पूरा डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया है आपको। कंपोजिट क्या होता है, मल्टी वैल्यूड क्या होता है, विद एग्जाम्पल दिया है। तो कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या होता है दोस्तों, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब पार्ट्स। ठीक है, एक कंपोजिट एट्रीब्यूट का आप सब पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, एन एट्रीब्यूट नेम कुड बी स्ट्रक्चर्ड एज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट कंसिस्टिंग ऑफ फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, जैसे सपोज किसका नाम है कृष्ण कुमार वर्मा। ठीक है, कृष्ण कुमार वर्मा, तो ये आपका आएगा कंपोजिट के अंदर, कंपोजिट एट्रीब्यूट बनेगा ये कृष्ण कुमार वर्मा। ठीक है, लेकिन सपोज कृष्ण कुमार वर्मा के पास मल्टीपल मोबाइल नंबर्स हैं। ठीक है, एक मोबाइल नंबर एक, फिर मोबाइल नंबर दो, मोबाइल नंबर तीन, तीन तरह के मोबाइल नंबर है इनके पास। तो ये आपके आते हैं कि इसके अंदर मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स के अंदर। तो इस चीज़ का डिफरेंस याद रखिएगा, कंपोजिट एट्रीब्यूट्स एंड मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स में क्या डिफरेंस है। कंपोजिट वैल्यूज क्या होते हैं, सब पार्ट्स बना सकते हो आप यहाँ पे। मल्टी वैल्यूड में डिफरेंट डिफरेंट आपके पास स्ट्रक्चर, डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हैं डेटा होता है, उसके आप सब पार्ट नहीं बना सकते। फ़ोन नंबर को आप डिवाइड नहीं कर सकते तीन चार पार्ट्स में। ठीक है, फ़ोन नंबर पूरा यूनिक रहेगा,
ठीक है, और मल्टीपल फ़ोन नंबर आपके पास आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मल्टी वैल्यूड। बस ये बेसिक डिफरेंस है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल भी पढ़ सकते हो। कंपोजिट एट्रीब्यूट्स का क्या होता है, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, इन तीनों को कंसिस्ट करके बना सकते हैं। देखिए मल्टी वैल्यूड का एग्जाम्पल है फ़ोन नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्ति सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है? तो इसमें प्राथमिक भंडारण होते हैं जो डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं सीपीयू के साथ, यानी प्राइमरी स्टोरेज। क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड मल्टीमीडिया ऑथरिंग मेटाफोर? तो दोस्तों ये मल्टीमीडिया जब आप पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको ऑथरिंग मेटाफोर्स वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। मेरे पास इसकी एक पीडीएफ है, मैं इसको शेयर कर दूंगा मेरे टेलीग्राम पे, आप वहाँ से इसकी डिटेल्स पढ़ लेना अगर आपको ना मिले इंटरनेट पे प्रॉपरली। वो इंग्लिश में दोस्तों, हिंदी में इसका मटेरियल मिलना बहुत मुश्किल है। इंग्लिश वाला जो है मेरे पास मटेरियल, वो मैं शेयर कर दूंगा इसका मल्टीमीडिया का। तो देखो इसमें क्या है, इसमें जब आप पढ़ोगे ना उसके अंदर तो आपको पता चल जाएगा ऑटोमेटिक मेटाफोर नहीं होता। ठीक है, आइकॉनिक फ्लो कंट्रोल, स्क्रिप्टिंग और हायरार्किकल होता है। तो यहाँ पे पूछा कौन सा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। जो मैं पीडीएफ दूंगा उसमें आप जब पढ़ोगे आपको अच्छे से क्लैरिटी आ जाएगी कि कौन सा होता है कौन सा नहीं होता। ठीक है, तो इसमें जब आप उसको पढ़ोगे आपको पता चल जाएगा। इसमें 21 में मैं बता देता हूँ, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्केलर डेटा टाइप? तो कौन सा स्केलर डेटा टाइप है इसमें से, इन चारों में से ऑप्शन में बताना है आपको। तो यूनियन तो नहीं है, एरे भी नहीं है, लिंग्लिश नहीं होता, फ्लोट जो है स्केलर डेटा टाइप होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल है और सभी सर्किट को धारण करता है जो कंप्यूटर सिस्टम के विभिन्न घटकों को एक साथ जोड़ता है? तो हार्ड डिस्क नहीं, मदरबोर्ड होता है, बिल्कुल सही। इसमें 23 में बी ऑप्शन आ जाएगा, मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड पे सारे कंपोनेंट जो है स्टक होते हैं, उस पर सारा काम होता है। मदरबोर्ड पे आपका प्रोसेसर लगा होता है, सारे जितने भी आप कह सकते हैं, पूरा जो चिप होती है ना, पूरी सर्किट होता है, सर्किट बोर्ड बोलते हैं इसको। तो सारे कंपोनेंट मदरबोर्ड पे लगे होते हैं। अगर आपने कभी लैपटॉप खोला हो, कभी कंप्यूटर खोला, आपको दिखेगा एक बोर्ड होता है जिसपे सारे आपके चिप्स लगे हैं, सारे सर्किट्स लगे हैं, उसको मदरबोर्ड बोलते हैं। तो इसमें 23 में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा लूपिंग स्टेटमेंट का उदाहरण नहीं है? तो देखो फॉर लूप होता है, वाइल भी होता है, डू वाइल भी होता है, स्विच लूप नहीं होता, ये तो कंडीशन होती है। ठीक है, अब एक चीज मैं आपसे पूछूंगा, ये जो है स्विच का, ये देख रहे हो आप, ये है, ये स्विच जो है आपका कंडीशन होती है ना, स्विच केस, उस पे बेस्ड प्रोग्राम है। इसका आपको आउटपुट बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करना। आप आंसर द आउटपुट इन द कमेंट सेक्शन। इसका आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। क्या ये हाई प्रिंट करेगा, क्या ये बाय प्रिंट करेगा? या तो ये हाई प्रिंट करेगा, या बाय प्रिंट करेगा, या हेलो बाय करेगा। तो बताओ क्या प्रिंट करेगा इन तीनों में से। अगर आपको बेसिक्स, क्योंकि मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी ये वाले स्टेटमेंट, ठीक है, ये जो आपके होते हैं इनको सॉल्व कैसे करते हैं ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ। तो आप इसको सॉल्व करके जो इसका आंसर आए उसको आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। मैं देखना चाहता हूँ कितने लोगों की प्रोग्रामिंग कंसेप्ट ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा एक नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल नहीं है? ठीक है, तो 25 में से कौन सा नहीं है दोस्तों? तो आईपी नहीं है, सॉरी इसमें पूछा कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल है। ठीक है, तो ये आईपी है, यहाँ इंटरनेट प्रोटोकॉल है। बाकी एसएमटीपी नहीं है, टीसीपी नहीं है, एचटीटीपी तो आपका एप्लीकेशन लेयर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द एंटिटी रिलेशनशिप सेट इज रिप्रेजेंटेड इन ईआर डायग्राम। एंटिटी रिलेशनशिप सेट को ईआर डायग्राम इस प्रकार दर्शाया जाता है। तो बताइए किससे दर्शाया जाता है एंटिटी रिलेशनशिप सेट को? तो इसमें डायमंड के थ्रू दर्शाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने सारे लगा रखे हैं। एंटिटी सेट है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट होगा तो देखो ये रेक्टेंगल होगा, और वीक होगा तो डबल रेक्टेंगल हो जाएंगे। सिंपल एट्रीब्यूट कैसे शो करते हैं? इस तरह से, ठीक है, एलिप्स से। कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट इस तरह से होते हैं। फिर सिंगल वैल्यूड, मल्टी वैल्यूड, डिराइव्ड इस तरह होते हैं डेड डैश से। फिर नल एट्रीब्यूट इससे होते हैं। रिलेशनशिप में स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होती है डायमंड, और वीक रिलेशनशिप में डबल डायमंड आ जाता है। तो ये आपको पूरी लिस्ट रटी होनी चाहिए, कोई सा भी पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। 26 हो गया डी, 27, निम्नलिखित HTML कथन में विशेषता एट्रीब्यूट नाम की पहचान करें। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट कौन सा है? देखो ये जो आपका है ना पी, ये अलाइन है, यहाँ पे ये क्या है? ये एट्रीब्यूट है आपका। ठीक है, और ये लेफ्ट क्या है? ये वैल्यू हो जाएगी। तो ये तो एट्रीब्यूट हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पे एट्रीब्यूट पूछा है तो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो 27 में आपके आ जाएगा सी ऑप्शन, सी ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 28, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट विजिबिलिटी, दृश्यता के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो यूएमएल का है ये क्वेश्चन। तो यूएमएल यूजेज हैश फॉर पब्लिक एलिमेंट, यूएमएल पब्लिक एलिमेंट्स के लिए हैश का यूज़ करता है और प्राइवेट एलिमेंट्स के लिए माइनस का यूज़ करता है, प्रोटेक्टेड के लिए प्लस का यूज़ करता है, उपरोक्त सभी। तो इसकी आपको लिस्ट याद करनी पड़ेगी दोस्तों। हैश एट्रीब्यूट होता है दोस्तों, वो प्रोटेक्टेड के लिए यूज़ होता है। प्लस एट्रीब्यूट होता है पब्लिक के लिए, माइनस प्राइवेट के लिए। ये टिल्ड होता है, ये पैकेजेस को दर्शाता है, और जो फॉरवर्ड स्लैश होता है डिराइव्ड को दर्शाता है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप पढ़िए ढंग से 28 में। तो देखो, प्राइवेट एलिमेंट्स के लिए माइनस का यूज़ करते, बिल्कुल सही बात है देखो। और पब्लिक के लिए हैश का नहीं करते, पब्लिक के लिए यहाँ पे प्लस आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। और प्लस प्रोटेक्टेड के लिए नहीं करते, हैश करते, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक बड़ा नेटवर्क को बनाने जोड़ने के दो या दो से अधिक नेटवर्क को, मतलब जैसे एक नेटवर्क है, दूसरा नेटवर्क है, इनको जोड़ना है मुझे, तो इसको हम क्या बोलेंगे बेसिकली, इसके लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होगा। तो दोस्तों इसके लिए शब्द इस्तेमाल होता है इंटर नेटवर्किंग। तो मैंने ऑलरेडी ये नोट बना रखा है इसके लिए आपके लिए। तो इंटर नेटवर्किंग बेसिकली होता क्या, इंटर नेटवर्किंग इज द प्रैक्टिस ऑफ इंटर कनेक्टिंग मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स। ठीक है, मल्टीपल कंप्यूटर नेटवर्क्स को अगर मुझे इंटर कनेक्ट करना है तो उस टर्म को हम बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी को बोलते हैं इंटर नेटवर्किंग। ठीक है, यहाँ पे मैंने और भी चीज़ें ऐड की है कि कैसे कैसे पेयर बना सकते हो। पेयर आपके बन सकते हैं हार्डवेयर लेवल पे बनेगा। ठीक है, हार्डवेयर लेवल कैसा भी हो पेयर बन सकता है डिफरेंट नेटवर्क्स में, इस चीज़ का याद रखिएगा। डिफरेंट नोड्स हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, और उनको आप जब जोड़ दोगे। और इंटर नेटवर्किंग को ही आप जो सिंपल भाषा में क्या बोलते हो, इंटरनेट बोलते हो। ठीक है, यहाँ पे इसी को हम इंटरनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो 29 में आपका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन 29 में डी। क्वेश्चन नंबर 30, फाइंड आउट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, मतलब इसका आउटपुट बताना है आपको। तो यहाँ पे आपको देखो, हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच, कोनाया डॉट एच, वॉइड मेन, इफ़ के अंदर आपने पास कर दिया सीधा प्रिंट एफ। ठीक है, प्रिंट, अगर ये देखो इफ़ इसको एग्जीक्यूट करेगा, ट्रू होगा तो आपका इजी प्रिंट कर देगा, फॉल्स होगा तो हार्ड कर देगा। तो इफ़ के अंदर आप प्रिंट एफ डाल रहे हो तो ये ट्रू हो जाएगी कंडीशन, और यहाँ पे आपका जो प्रिंट हो जाएगा 30 में सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो इसमें क्या आएगा आपका 30 में सी प्रोग्रामिंग। देखो सी प्रोग्रामिंग इजी है तो यहाँ से प्रिंट हो जाएगा, और उसके बाद इजी प्रिंट हो जाएगा, तो सी प्रोग्रामिंग इज इजी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है मैंने। देखो, उपरोक्त प्रोग्राम में इफ़ कंडीशन के अंदर प्रिंटएफ फंक्शन का उपयोग किया गया है। ठीक है, जहाँ प्रिंटएफ फंक्शन स्टेटमेंट को प्रिंट करने पर इफ़ कंडीशन सत्य हो जाती है। जैसे आप इसको प्रिंट करा दोगे ना, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। और जैसे ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप आपका चला जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही जाएगा, और ये वाला अगर चल गया तो फिर एल्स वाले पार्ट में जाएगा नहीं, और सीधा टर्मिनेट होकर यहाँ आ जाएगा, और बाद में फिर प्रिंट करा देगा। सी प्रोग्रामिंग इज ईजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, सी शार्प में निम्न में से किस क्लास का उपयोग प्रोग्रामिंग द्वारा आपके सिस्टम की फाइल्स पर निगरानी रखने के लिए किया जाता है। बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। और जो सी शार्प के आप बेसिक्स पढ़ोगे उसमें आपको ये भी पढ़ना पड़ेगा कि डिफरेंट उसकी क्लासेस कौन कौन सी होती है। तो इसमें से बहुत अच्छी क्लास का नेम बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आने लायक है। एक होती है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फाइल सिस्टम वॉचर क्लास होती है। ठीक है, फाइल सिस्टम वॉचर क्लास, तो इसको आपको याद रखना है। मैंने इसका पूरा देखो ये पूरा नोट्स बनाया इसके, फाइल सिस्टम वॉचर क्लास। तो इसमें से कुछ भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली, तो आपको ये पता होना चाहिए क्या होती है फाइल सिस्टम वॉचर क्लास, क्या काम आती है, डायरेक्टरी सब डायरेक्टरीज का कैसे वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। तो इसका देख लो आप, मैं थोड़ा सा पढ़ के बताता हूँ आपको। सी शार्प फाइल सिस्टम वॉचर लिसन टू द फाइल सिस्टम एंड प्लेसेज ए वॉच ऑन ए डायरेक्टरी। ठीक है, its subdirectories and files and notifies if any change are made to the directory. ठीक है, this class is useful when you need to auto update the updates in a directory. तो कोई डायरेक्टरी है सपोज मेरे पास, ठीक है, उसके अंदर मल्टीपल मेरे पास फाइल्स है और मैंने उसमें कुछ अपडेट डाल दिया, तो इस चीज़ को हम चेक कर सकते हैं फाइल सिस्टम वॉचर के थ्रू। कोई अपडेट मैंने डाला है तो उस अपडेट को मैं पता लगा सकता हूँ फाइल सिस्टम वॉचर के थ्रू। तो ये इसका मेन जो है रीज़न होता है इसको यूज़ करने का। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 31 में हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 32, बाकी ये सारा डिटेल्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पढ़ लेना। विकीपीडिया पे ये सारी जानकारी है तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो। सीधा सर्च कर लेना वहाँ पे फाइल सिस्टम वॉचर इन सी शार्प।
ओके, क्वेश्चन नंबर 32, मारिया डीबी एक सामुदायिक रूप से विकसित होने वाले किस डेटाबेस की शाखा है जो कि मारिया इंजन को डिफॉल्ट रूप से प्रयोग करता है? तो देखो, मारिया जो डीबी होता है वो आपका है माई एसक्यूएल डेटाबेस की एक शाखा है, और ये एक ओपन सिस्टम डेटाबेस है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा माई एसक्यूएल। अब इसका पूरा डिटेल दे रखा है मैंने, क्योंकि इससे मल्टीपल क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे क्वेश्चन किसी भी तरीके से बन सकता है। पहला तो आपका इसका रिलेशन पूछ लिया कि मारिया डीबी उस किससे कौन से आपके डेटाबेस से रिलेटेड है, तो ये माई एसक्यूएल से रिलेटेड है। इसमें एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताओ कौन सा डेटाबेस सिस्टम है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए मारिया डीबी जो होता है वो कौन सा होता है दोस्तों, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो टाइप कौन सा हो गया, आरडीबीएमएस इसका टाइप हो गया, ठीक है। तो ये आरडीबीएमएस टाइप का आपका डेटाबेस है, इंटेंडेड टू रिमेन फ्री एंड ओपन सोर्स अंडर जीएनयू जनरल पब्लिक लाइसेंस, और ये आपका ओपन सोर्स है डेटाबेस। डेवलपमेंट, हाँ एक ये पूछ सकते हैं बताओ इसके डेवलपर कौन थे, ठीक है। तो इसके डेवलपर कौन थे ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके जो लीड डेवलपर थे वो थे माइकल वाइडेनस, ठीक है, माइकल विडेनियस, इसको प्रोनाउंस कर सकते हो विडेनियस, और इनको मॉन्टी भी बोलते थे, ठीक है। माइकल, इनका शॉर्ट नेम था मॉन्टी विडेनियस। और ये जो मारिया डीबी था इन्होंने अपनी बेटी, ठीक है, अपनी बेटी के नाम पे रखा था जिसका नाम था मारिया, उसी के नाम पे इन्होंने मारिया डीबी लिखा था, मारिया डीबी बनाया था। तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा, इन्होंने अपनी बेटी के नाम पे मारिया डीबी बनाया था। और इनका इसके जो फाउंडर थे, इसके जो डेवलपर थे, लीड डेवलपर, ठीक है, वो थे माइकल विडेनस, ठीक है, माइकल विडेनस। इस चीज़ को याद रखिएगा, मारिया डीबी के ये क्रिएटर थे, डेवलपर थे। क्वेश्चन नंबर 33, यूएसबी का फुल टर्म क्या होता है, ठीक है। तो यूएसबी का फुल टर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। क्वेश्चन नंबर 34, साइज ऑफ के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? द साइज ऑफ इज अ कीवर्ड, द साइज ऑफ इज अ ऑपरेटर, द साइज ऑफ इज अ कीवर्ड एंड ऑपरेटर, बहुत दोनों होते हैं दोस्तों, तो इसमें सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट डिवाइस कौन सा है दोस्तों इसमें से? 35 में देखो, स्क्रीन जो आउटपुट है, स्पीकर भी आउटपुट होता है, प्रिंटर भी आउटपुट होता है, कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड और माउस तो इनपुट ही होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 36, ईमेल में सीसी का पूर्ण रूप है, तो इसमें कार्बन कॉपी होता है, तो 36 में बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 37, जॉब सर्च करने के लिए आप कौन सी वेबसाइट का इस्तेमाल करेंगे? तो देखो, लिंक्डइन का यूज़ करेंगे ना आप लिंक्डइन, लिंक्डइन का यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फेसबुक तो हम सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, वहाँ पे तो सोशल नेटवर्किंग मतलब आपस में बात करने के लिए, चैट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट से, वहाँ पे आप परचेज कर सकते हो सामान। ओके, क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है? यदि आप कोई दस्तावेज साझा करना चाहते हैं और इसमें कोई संपादन ना कर सके, मतलब एडिट ना कर सके, तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? तो देखो, डॉक और ओडीटी में तो एडिट हो जाएगा, तो पीडीएफ जिसको बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, उसको कोई एडिट नहीं कर सकता डायरेक्टली, ठीक है। तो 38 में ए ऑप्शन। तो देखो, पीडीएफ के बारे में थोड़ी चीज़ें मैंने ऐड करी है, इसका लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, स्टार्ट कैसे हुआ था, इसका स्टैंडर्डाइज आईएसओ फॉर्मेट, आईएसओ मानक कौन सा है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डायरेक्टली कई बार पूछ लेते हैं। तो देखो, डेवलप किसने किया था इस पीडीएफ को, डेवलप किसने किया था इस फाइल फॉर्मेट को? अडोबे ने डेवलप किया था, अडोब ने 1992 में। इस चीज़ को एक तो याद रखना है, इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, कई बार सीधा फुल फॉर्म ही पूछ लेते हैं। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट याद रखना, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। इसका जो स्टैंडर्डाइज आईएसओ मानक है वो कितना है? 32,000 है, आईएसओ 32,000 है इसका स्टैंडर्डाइज मानक। और फाइल फॉर्मेट किसने डेवलप किया था? कंपनी का नाम था अडोबे, 1992 में किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा, दो तीन चीज़ आपको पता होनी चाहिए। और इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट कौन सा है जिसने इसको बनाया था? तो इसका नाम था द कैमलॉट प्रोजेक्ट, ठीक है, द कैमलॉट प्रोजेक्ट। इस चीज़ को भी याद रखना, कई बार डायरेक्ट टर्म पूछ लेते हैं, बताओ कैमलॉट प्रोजेक्ट किसका हिस्सा था? कैमलॉट प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सी किस चीज़ को बनाया गया? पीडीएफ को, डॉक्स को, डॉक को, ओडीटी को। तो आपको ये भी याद होना चाहिए, कैमलॉट प्रोजेक्ट का पार्ट था। और इसको बनाया किसने था? जॉन वॉर्नॉक ने, ठीक है, ये भी याद रखना, जॉन वॉर्नॉक, जॉन वॉर्नॉक, इसने पीडीएफ को बनाया था सबसे पहले 1991 में, जॉन वॉर्नॉक, याद रखना नेम। और अभी जो लास्ट एडिशन चल रहा है वो है ISO 32000-2, ये 2020 का वर्जन है, दिसंबर 2020 का। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। कुछ भी पूछ सकते हैं, अच्छा सवाल है। पीडीएफ का
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट तो काफ़ी बार पूछा गया है, पर ये नॉर्मल एग्जाम में पूछते हैं। आपकी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर एग्जाम में इससे अच्छे लेवल का ही पूछेंगे, तो उसमें आपको वर्जन पूछ सकता है, ठीक है। तो लेटेस्ट वर्जन पे आपको याद रखना ISO 32000। ओके, क्वेश्चन नंबर 39, ग्लोबल वेदर फोरकास्टिंग इज डन यूजिंग। तो ग्लोबल जो वेदर फोरकास्टिंग होती है, वैश्विक मौसम पूर्वानुमान, उसके अंदर किस कंप्यूटर का हम यूज़ करते हैं? क्योंकि बहुत सारा डेटा होता है, उसको मैनिपुलेट करना होता है, उससे हमें एक निष्कर्ष निकालना होता है। तो यहाँ पे हम सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं, ठीक है, सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो देखो, डेस्कटॉप भी पर्सनल होता है, पाम टॉप, लैपटॉप, ये सब पर्सनल होते हैं। मेन फ्रेम पर्सनल नहीं होते दोस्तों, ये डेडिकेटेड कंप्यूटर्स होते हैं, किसी एक टास्क को करने के काम में आते हैं। वैसे आप मेन फ्रेम पे मल्टीपल टास्क करते हो, बेसिकली मेन फ्रेम इसलिए बने होते हैं, मल्टीपल टास्क आप कर सकते हो, और वो भी एफिशिएंटली, क्योंकि इसमें जो है CPU की पावर ज़्यादा होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 41, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? तो इसको बोलते हैं परम 8000। तो 41 में ए ऑप्शन। पेन ड्राइव का आविष्कार IBM द्वारा किस वर्ष में किया गया? 1998 में किया गया था। ब्लूटूथ के आविष्कारकर्ता का नाम क्या है? जॉब हॉटसन है, ठीक है, इन्होंने ब्लूटूथ बनाया था, ब्लूटूथ की खोज की थी। तो यहाँ पे देखो, परम 8000 के बारे में मैंने थोड़ी डिटेल्स डाल दी है। तो परम 8000 is considered as India's first supercomputer. A supercomputer is a computer with a high level of performance as compared to general purpose computer, ठीक है। उसका काम होता है किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करना, और वो भी बहुत फास्ट। They have been used for scientific and engineering application that require handling of very large databases, require great amount of computation। जैसे अगर मुझे रॉकेट, आप जो रॉकेट लॉन्च करते हो, तो वहाँ पे सुपर कंप्यूटर्स का यूज़ होता है, क्योंकि इतना सारा डेटा होता है, रन टाइम पे हमें उसको एग्जीक्यूट करना होता है, ताकि हम पता कर सके कि जो रॉकेट, उसकी ट्रेजेक्ट्री तो सही है ना, उसमें फ्यूल तो प्रॉपर है ना। ये सारी चीज़ों की जो कैलकुलेशन होती है वो सुपर कंप्यूटर के द्वारा ही होती है। तो इसमें सुपर कंप्यूटर क्या करता है? पैरेलल प्रोसेसिंग भी करता है, ठीक है, बहुत सारे टास्क, बहुत जिसमें हाई कंप्यूटेशन की ज़रूरत होती है, जिसमें मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा लगेगी, उस सब में हम सुपर कंप्यूटर का यूज़ करते हैं। और आजकल एक नया गूगल ने बना दिया, आपको पता होना चाहिए, मैं कई बार बोल भी चुका हूँ, एक होता है आपका क्वांटम कंप्यूटर, जिसको बोलते हैं, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर बन चुके हैं अब। तो इसको भी आप थोड़ा सा पढ़ लेना, क्वांटम कंप्यूटर क्या होते हैं, गूगल ने कब बनाया, ये सब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। ये सुपर कंप्यूटर्स का मैंने आपको बता दिया। और एक ये सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, CDEC, ये भी नाम याद रखना, CDEC पुणे। और ये प्रोजेक्ट हेड किसने किया था? डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर, ठीक है, डॉक्टर विजय पांडुरंग भटकर ने इसको हेड किया था, इस प्रोजेक्ट को। तो बेसिकली इन्होंने ही परम 8000 बनाया था, आप ये भी कह सकते हैं आप। अब मैं पेन ड्राइव के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। अब पेन ड्राइव इज अनदर टर्म फॉर USB, ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस, इसका ये अनदर नेम है पेन ड्राइव। ये किस लिए बनाई गई थी? ताकि हम पहले देखो फ्लैश ड्राइव्स आती थी, उसको हम, मतलब फ्लॉपी ड्राइव्स आती थी, उसको हम रिप्लेस कर सके, इसलिए ये पेन ड्राइव बनाई गई थी। और ये इन्वेंटेड कब हुई थी? 1998 में, ठीक है, 1998 में इन्वेंट हुई थी, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। और इसको पहले क्या बोला जाता था? डिस्गो, ये भी याद रखिएगा। पेन ड्राइव्स को पहले क्या बोला जाता था IBM के द्वारा? डिस्गो, डिस्गो, DISGO। ओके, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में एक आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट कौन सी है दोस्तों यहाँ पे? 44 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, प्लॉटर। क्योंकि मैग्नेटिक स्कैनर, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, ये सब इनपुट डिवाइसेज हैं, प्लॉटर इज आउटपुट डिवाइस। 45 भी आपके आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, तो यहाँ पे आउटपुट डिवाइस कौन सी है दोस्तों? मॉनिटर जो है आपका 45 में, वो आपका आउटपुट डिवाइस है, ठीक है। जॉयस्टिक, स्कैनर, कीबोर्ड, ये सब इनपुट डिवाइसेज है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर 46, द टर्म बाइट वाज कॉइंड बाय, मतलब बाइट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? तो बाइट शब्द गढ़ा था वर्नर बुकहोल्ज ने, ठीक है। इसकी थोड़ी डिटेल्स देख लेते हैं। द टर्म बाइट वाज कॉइंड बाय वर्नर बुकहोल्ज इन जून 1956 during the early design phase of the IBM Stretch computer, which had addressing to the bit and variable field length VFL instructions with a byte size encoded in the instruction. It is a deliberate respelling of byte to avoid accidental mutation to bit। मतलब ये बोल रहा है कि बिट है,
और बाइट को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, बाइट को हम ऐसे लिखते, ये बाइट को ऐसे बनाना चाहते थे, लेकिन बिट और बाइट में कंफ्यूजन ना हो इसके लिए उन्होंने बाइट को जो है इसको आई को वाई कर दिया ताकि यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो बिट और बाइट में, ठीक है, इस चीज़ को भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47, आपको यहाँ बताना है कि अवरोही आरोही क्रम क्या है, साइज का आरोही क्रम, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी प्रश्न आप सभी को आता होगा। सबसे पहले किलोबाइट आती है, किलोबाइट आती है, फिर मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। मैं और भी आपको थोड़ा एक्स्ट्रा बता देता हूँ। तो 1 बिट क्या होती है, बाइनरी डिजिट बोलते हैं इसको। 8 बिट को बोलते हैं 1 बाइट, ठीक है। 1024 बाइट्स होते हैं 1 किलोबाइट। फिर केबी के बाद बनती है एमबी, फिर एमबी के बाद आती है जीबी, जीबी से बनती है आपकी टेराबाइट। 1024 होते हैं सबकी वैल्यू, 1024 टेराबाइट बनाएगी एक पैटाबाइट। फिर पैटाबाइट के बाद बनेगी एक्साबाइट, फिर एक्साबाइट के बाद बनेगी आपकी जेटाबाइट, जेटाबाइट के बाद आपकी बनेगी योटाबाइट, योटाबाइट के आपकी बनेगी ब्रोंटोबाइट, और ब्रोंटोबाइट के आपकी बनती है जियोबाइट। वैसे आपकी लास्ट हद से हद पूछ सकता है पैटाबाइट्स तक, यहाँ जाके जो है मैक्सिमम एग्जाम्स जो है इससे ऊपर नहीं पूछते। टेराबाइट और पैटाबाइट लास्ट, बहुत ज़्यादा कोई जैसे गेट वगैरह हो और ऐसा कुछ सवाल पूछ ले, वैसे तो ऐसे सवाल आते नहीं है, तो वो आपके जेटाबाइट तक जा सकते हैं, योटाबाइट तक तो कोई नहीं जाता। वैसे पैटा तक ही सब पूछ लेते हैं। तो अगर आप पैटा तक भी याद कर लो तो वेल एंड गुड है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर पूरी लिस्ट याद कर लो तो वो तो बहुत ही अच्छा है। तो क्वेश्चन नंबर 48 भी ऐसा ही है। एक ईबी किसके इक्वल है, ठीक है, ईबी किसके इक्वल है, ये मैंने जानबूझ के इसको भी इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ताकि थोड़ा आपको पूरी लिस्ट याद करने में हेल्प हो जाए। तो ईबी यहाँ पे क्या है, एक्साबाइट। तो किसके इक्वल है दोस्तों एक्साबाइट, बताइए। तो एक ईबी किसके इक्वल है, 1024 पीबी के। तो 48 में जो आपका डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, पेटाबाइट्स के। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो यहाँ पे पीडीए नहीं है, पीडीए नहीं है, एका, परम और क्रे है, ठीक है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है। तो वेब पेज देखो एचटीएमएल में लिखते हैं वेब पेज, तो 50 में जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो आज मैं 50 करा रहा हूँ, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं बचे हुए 50 करा दूंगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, इसको अगर मैं अभी कंटिन्यू करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है। 42 मिनट्स की ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मैं बचे हुए सारे क्वेश्चन उसमें करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।